गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीटेट 2014 के जो 16 फरवरी का आया हुआ पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो सीटेट एग्ज़ाम होता है दरअसल वो कितना कॉन्सेप्चुअल होता है। और मूलतः ये मान के चले कि लगभग 95% वह कॉन्सेप्चुअल ही होता है, अवधारणात्मक होता है, संप्रत्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जो उसमें मैथमेटिक्स के 15 प्रश्न को इतर कर दें, अगर छोड़ दें तो देखें कि सभी के सभी प्रश्न लगभग 135 प्रश्न 150 में केवल कॉन्सेप्चुअल ही पूछे जाते हैं। और मैथमेटिक्स के उन 15 प्रश्नों में भी कॉन्सेप्ट ही रहता है, लगभग उसको अगर खोज पाते हो आप तो। फिलहाल हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि सीटेट का पेपर कैसे होता है, उसका नेचर कैसे होता है, उसकी समझ को कैसे हम मजबूत बनाएंगे। तो हम उससे पहले सीटेट पेपर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसको जान लें। जैसे कि जो सीटेट पेपर होता है उसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 2.5 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 1 घंटा आपका 50 मिनट का पेपर होता है। फिर आगे आप देखेंगे 150 मिनट में 150 प्रश्न करने होते हैं। फिर अगर आगे आप देख रहे हैं कि जो इसमें कलम का इस्तेमाल करना है वो नीले या काले बाल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। पुनः एक बार और देख पाएंगे कि इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है 150 होती है और जो प्रश्न 1 से 30 तक आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होगा, 31 से 60 तक आपका गणित और 61 से 90 तक पर्यावरण अध्ययन, भाषा एक जिसको आप अंग्रेजी या हिंदी ले सकते हैं जो 91 से लेकर 120 प्रश्न होंगे। और अंग्रेजी हिंदी की जो बात है यानी भाषा द्वितीय की बात जो है वह 121 से लेकर 150 प्रश्नों तक होंगे। यानी अगर मैं मूल बात की बात करूं तो इसमें ध्यान देंगे कि कुछ और इम्पोर्टेंट पहलू जो भाषा 1 और भाषा 2 जो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भाषा 1 और भाषा 2 में आपको द्वारा चुनी गई भाषा ए अंग्रेजी या हिंदी के अलावा है तो कृपया उस भाषा वाली परीक्षा पुस्तिका मांग लीजिएगा जो उस एग्ज़ाम में होगा। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरे भाषा वाली मांग के और आप भर देंगे तो इधर गलत हो जाएगा। नहीं तो ये आवश्यक मेल खानी चाहिए, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे आप देख पा रहे हैं क्या कि रफ कार्य हेतु आपको वहाँ पे जो खाली जगह होगा नीचे वो आप कर लेंगे। पुनः अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को हमको हल करना है। पहला प्रश्न देखिए जो बाल विकास का है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में आपको ध्यान क्या देना है कि सीटेट के परीक्षा में या किसी भी एग्ज़ाम में हमें पूरे प्रश्नों को पढ़ने की कभी कभार ज़रूरत ही नहीं पड़ती और लगभग ऐसा 70% हर एक एग्ज़ाम में होता है। जैसे अगर इसी प्रश्न को देखें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड जो है यानी सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा, यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण, देख रहे हैं ना, ये समाजीकरण यानी जब बच्चा प्रगतिशील शिक्षा में होता है तो उसका समाजीकरण किस प्रकार होता है, उससे कैसी अपेक्षा की जा सकती है, यही प्रश्न पूछा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा होगा, समाजीकरण किस प्रकार से होगा। अब जरा गौर से समझिए कि अगर बच्चा प्रगतिशील ही है, प्रगतिशील शिक्षा को ग्रहण किया है और समाज में उसको लेके जा रहा है, तो समाज में है और प्रगतिशील है तो दोनों ही परिस्थिति में वह सक्रिय सहभागिता को क्या कर रहा है, निभा रहा है। सक्रिय सहभागिता यहाँ प्रश्न में देखेंगे, सक्रिय सहभागिता निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे जो समाज में प्रयोग हो पाएँ, उस तरीके की स्किल को वह सीखे। जैसे अगर मैं पहले ऑप्शन को देख रहा हूँ कि क्यों नहीं वह सही हो रहा है, तो देखें कि वे समय नष्ट करने वाले सामाजिक आदतों आबलिक प्रकृति का त्याग करे। यही समझ जाइए कि प्रकृति का त्याग करे, प्रकृति का त्याग करे तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, सीटेट के संदर्भ में जब भी ग्रेडिंग और श्रेणियाँ की बात आएगी वह प्रश्न सदैव ही गलत होगा। दूसरा जो बात हमने कहा था कि समाजीकरण में है बालक और उसमें प्रगतिशील शिक्षा को उसको दिखाना है, तो प्रगतिशील का संदर्भ ही है कि वह सक्रिय होगा और सामाजिक कौशल को वो आगे लेके चलेगा। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। और आगे आप अगर देखें कि ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं है, तो वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों
विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। एक बात समझिए, अरे बालक है यार, पढ़ रहा है, तो बिना प्रश्न उठाए, वो बिना प्रश्न पूछे कैसे समाज के नियमों को आगे विनिमय कर सकता है, दे सकता है, ले सकता है और उसके अनुपालन करने के लिए आप कह सकते हैं। ये तो गलत बात है ना, कि बच्चा है, प्रश्न करेगा तभी तो ज़्यादा सीखेगा, तभी तो उसको अनुभव होगा और आगे बढ़ पाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर जो 4 है उसकी बात करें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार कर, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। वो किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि है तो वह सब स्वीकार करे। क्या स्वीकार करना है? जो विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मतलब सब कुछ विद्यालय में ही है, तो विद्यालय सब कुछ देगा तो उस बच्चे को स्वीकार करना होगा। इसका मतलब विद्यालय कुछ भी दे रहा होगा, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यदि विद्यालय कुछ गलत दे रहा है तो उसको स्वीकार करें। विद्यालय में आजकल देख रहे हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं, बैठ के तमाम चीज़ें करते रहते हैं, खाते पीते गुटखा सब खाते रहते हैं, तो विद्यालय तो वो भी दे रहा है, तो इसका मतलब बच्चा गुटखा खाएगा नहीं। बिना सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी किसी भी पृष्ठभूमि का बालक होगा, वो विद्यालय के द्वारा जो प्रदत्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बालक नहीं ग्रहण करेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है कि जो वाइगोस्की शब्द आ गया है, तो अब सीधे वाइगोस्की आता है तो अपने दिमाग में फिगर बना लीजिए। वाइगोस्की के जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जितने भी हैं, उन सबको अपने दिमाग में फिगर आउट कर लेना है। तो वाइगोस्की की सामाजिक सिद्धांत के बारे में बात हो रही है, तो वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत क्या कहता है, जैसा इसको बारे में आप गौर से समझिए। तो सामाजिक शब्द आया है और सामाजिक शब्द का ही मतलब होता है कि समाज में तुम जुड़ जाना। इसका मतलब कि वह समाज से पारस्परिक शिक्षण लेगा या समाज से सीधे ही जुड़ जाएगा। तो मूलतः अगर कोई भी, जो वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कहा, वह यह बोला कि जब, जैसे पारस्परिक शिक्षण का मतलब उन्होंने क्या समझाया कि जब शिक्षक और छात्रों के मध्य एक ऐसी संवेगात्मक गतिविधि जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति, जिसमें पहला संक्षिप्तीकरण, दूसरा प्रश्न पूछना, तीसरा स्पष्ट करना और चौथा भविष्यवाणी के तहत किया जाता हो, ये आपका पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, पुनः इसको आप बैक करके सुन लीजिएगा। उसके बाद समझिए कि जो इस पारस्परिक शिक्षण जो ये है, इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक और छात्रों के बीच एक ऐसा प्रयास, यानी दोनों का सामूहिक प्रयास, जिसके माध्यम से किसी भी समस्या का निष्कर्ष या हल निकाला जा सके। इसमें सामूहिक प्रयास होता है शिक्षक महोदय का और फिर से किसका, इस विद्यार्थी का। ठीक है, और चौथा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिएगा, संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। ये वाला ऑप्शन गलत होगा। संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास वाला ऑप्शन गलत होगा। चौथा देखें, अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम सामाजिक की बात हो रही है, तो अंतर्दृष्टि वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, देखिए क्या कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य, यानी असाइनमेंट्स जो हैं, प्रदत्त कार्य असाइनमेंट्स जो हैं का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके। देख रहे हैं ना, यानी वो प्रगतिशील कक्षा होगी या प्रभावशाली कक्षा होगी। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, यानी विद्यार्थी स्वयं उस काम को करेंगे। इसका मतलब हुआ स्वयं करके सीखने वाली बात हो रही है। अब देखिए, विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। कौन सा विकास की तरफ ये संकेत दे रही है, इसको गौर से समझिएगा। अब कोहलबर्ग का ये जो नैतिक विकास, ध्यान देना होगा आपको कि नैतिक विकास की बात हो रही है, किधर संकेत हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन होगा औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, जो मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा के रखा है। तो औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था क्या है, तो एक बात आप गौर से देखें कि जो प्रश्न में दिखा है कि अधिक प्रभावशाली ढंग से जो होगी समाज चल सके और विद्यार्थी क्या करें कि उसको करके सीखें स्वयं अपने अनुभवों से। तो ये जो कोहलबर्ग की चौथी अवस्था है, इसमें लोगों को नैतिक विकास की अवस्था, सामाजिक आदेश
कानून न्याय और कर्तव्यों पर आधारित रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी किशोर यह सोचता हो या कोई भी व्यक्ति यह सोचता हो कि सभी व्यक्ति कानून के दायरे के अंदर ही क्या करें, काम करें या रहें या जीवन यापन करें, तो इस अवस्था को, इन बातों को औपचारिक चरण यानी कानून और व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि शिक्षिका सीधे तौर पे ये कह रही है कि इस तरीके की प्रभावशाली तरीके रखे गए हैं क्लास में कि सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य को निर्वहन या पूरा कर पाएँ। चलिए प्रश्न नंबर, अब जैसे अगर इसी ऑप्शन की बात मैं कर लूँ, ऑप्शन 2 की, तो सामाजिक संविदा दिया है। देखिए संविदा शब्द आ गया है, ये जवाब गलत हो जाएगा। दंड परिवर्जन, जब भी जानते हैं कि सीटेट में दंड शब्द आता है तो जवाब गलत हो जाता है। पूर्व औपचारिक, पूर्व शब्द दिया है कि पहले की जो फॉर्मल चीज़ें हैं उस पर बात कर रहा है, तो इस आधार पे ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और वैयक्तिक और विनिमय शब्द दिया, देखना वैयक्तिक शब्द आता है तो लगभग 99% जवाब क्या होता है, गलत हो जाता है। फिर मैं आगे देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि 14 वर्षीय जो देविका है अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित, यहाँ शब्द देखेंगे पृथक स्वनियंत्रित, पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। अब एक बात जरा गौर से समझिए कि वह स्वनियंत्रित का मतलब क्या है कि जो अपने द्वारा नियंत्रित किया जा सके, और उस तरीके की भावना को विकसित कर रही है, लेकिन किस रूप में, पृथक स्वनियंत्रित भावना को विकसित कर रही है। इसका मतलब यह है कि वह अपने नियमों के प्रति घृणा का भाव रख रही है कि नहीं रख रही है। अपने प्रति अगर वह नियंत्रित होना चाहती है तो इसका मतलब वह घृणा का भाव नहीं रख रही है। यदि मैं ऑप्शन 2 देखूं तो यह दिखाता है कि वो अपने प्रति स्वायत्ता की भावना रखती है, तो ये वाला जवाब सीधे तौर पे क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। अब ये स्वायत्ता का जो सेंस है, अर्थ है, इसका मतलब होता है स्वराज्य, यानी अपने अंतर्गत राज्य करे, स्वतंत्र अधिकार रखे, स्वयं में शासन रखे, स्वयं में निहित हो, अर्थात सीधे तौर पर यह कहें कि वो आत्मनिर्भर होकर स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना को विकसित कर सके। इस स्वायत्तता का यह मूल अर्थ है। और आगे बात देखते हैं कि वह 14 वर्ष की है अगर, तो उसमें लिखा गया है कि किशोरावस्थात्मक अखंडन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, तो ये वाला उस समय अक्खड़पन वाली बात गलत रखी है। परिपक्वता की बात कह रहा है, परिपक्वता होता है, ये शब्द ही गलत लिखा गया है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा 2 सही होगा, स्वायत्ता यानी स्वयं निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना, क्योंकि प्रश्न में स्वयं नियंत्रित वाली भाव रखा गया है, तो इस बात को आप क्या करेंगे, सदैव ध्यान रखेंगे कि स्वयं नियंत्रण यानी स्वयं नियंत्रण का जो लिंक हो रहा है वह स्वायत्ता से हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा, देखिए जब भी प्रगतिशील शिक्षा आ जाए वहीं अंडरलाइन कर लीजिए और अंत में देख लीजिए कि पूछा क्या है। प्रगतिशील शिक्षा और जॉन डुई, बस इतना पढ़िए के अनुसार समुचित है। बस ये बीच में जो ये सब दिख रहे हैं ना, ये जो बीच में आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये सारे शब्द जो भी हैं, ये बीच के जितने भी ये शब्द हैं, ये सब इसका मतलब कुछ नहीं है, ये कुछ रखना ही नहीं है, ये सब फालतू के शब्द हैं जिसको पढ़ेंगे तो टाइम टेकन होगा। इसलिए आपको पढ़ना क्या होगा कि प्रगतिशील शिक्षा और जॉन डुई के अनुसार समुचित, बस इतनी बात। इन शब्दों को पढ़ने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं आगे देखता हूँ क्या कि कक्षा में प्रजातंत्र का, देखिए जॉन डुई के अकॉर्डिंग प्रगतिशील शिक्षा में कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र आप जानते हैं कोई भी एक तरीके से साइकोलॉजिस्ट हो, सामान्य व्यक्ति हो जो समाज सुधारक हो, चाहे समाज के हित में काम कर रहा हो, या कोई विशेषज्ञ ही हो, तो वो कभी भी नहीं सोचेगा कि प्रजातंत्र का कोई स्थान न हो, क्योंकि यह सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। बालक कक्षा में पढ़ रहा है तो कक्षा में सभी बालकों की स्वायत्ता जरूरी है, सभी बालकों की स्वतंत्रता जरूरी है, इसलिए वहाँ प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए। इस आधार पे ये गलत हो रहा है।
अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात बोलूं कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक, अगर आप देख पा रहे हैं कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। देखिए, जब स्वयं सामाजिक समस्याओं को विद्यार्थी सुलझाएगा तो उसकी परख और अनुभव दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी और इससे यह तय हो पाएगा कि वह विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में किसी की सहायता नहीं लेगा और बहुत ही आसानी पूर्वक अपनी किसी भी समस्या का हल निकाल पाएगा और अपनी सक्षमता को बढ़ा पाएगा। तो इसलिए ये वाला जवाब जो ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट होता है। अगर मैं ऑप्शन 3 की बात बोलूं तो जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत ऐसे सभी विद्यार्थियों के संदर्भ में ये गलत है कि जिज्ञासा नहीं है, और किस में नहीं है, विद्यार्थियों में। ऐसा कहना गलत है। विद्यार्थियों में तो आज भी जानने की इच्छा है, भले हम शिक्षक लोग न पढ़ाएं तो क्या उसका मतलब है। चलिए, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। चौथे ऑप्शन की मैं बात बोलूँ कि कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। अगर विद्यार्थियों को सुनेंगे नहीं, अगर विद्यार्थियों को आप सुनते नहीं हैं तो इसका मतलब आप सुनने का अधिकार ही खो दिए हैं। और विद्यार्थी की बात नहीं सुनेंगे तो ये कैसे जान पाएंगे कि उसके पास निहित समस्या क्या है, वह क्या सोच रहा है, उसके पास क्या समस्या है। तो हल भी नहीं निकाल पाएंगे और प्रगतिशील शिक्षा का यह एक तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे उल्लंघन हो जाएगा। फिर तानाशाह बन जाएंगे आप। लोकतंत्र वाली बात न होके आप क्या हो जाएंगे, राजतंत्र में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं कि भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक बात गौर से समझिएगा कि भाषा अवबोधन की बात की जा रही है। भाषा अवबोधन, अब सीधे आप यहीं से समझ चुके होंगे कि जो भाषा अवबोधन है इसमें एक शब्द है अव, और अव शब्द जो है इसका मतलब होता है नहीं। भाषा अवबोधन में अव शब्द जो है इसका मतलब होता है नहीं, और नहीं जब हो जाएगा, अव एक उपसर्ग है और इसका मतलब होता है नहीं। नहीं बोध, और बोध का मतलब होता है ज्ञान, यानी भाषा को उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। तो अगर भाषा के ज्ञान से संबंधित कोई विकार है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चलाघात, यानी चलने में समस्या होना। तो ये भाषा से संदर्भित नहीं है, गलत। पठन वैकल्य, इसमें डिस शब्द है, तो डिस ये ग्रीक का शब्द है जिसका मतलब होगा नॉट यानी नहीं, और लेक्स शब्द होता है, इसका मतलब होता है पढ़ना। तो जो पढ़ने से संदर्भित होता है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। और भाषा अवबोधन की बात हो रही है, और भाषा में केवल पढ़ना नहीं होता है, लिखना भी होता है। क्योंकि भाषा क्या होती है, जो कुछ हम बोलते पढ़ते लिखते हैं उसी को भाषा कहते हैं। लेकिन यहाँ केवल पठन वाली बात आई है, इसलिए जवाब गलत हो जाएगा। वाक संबंध रोग, यानी देखिए यहाँ भी ए आया है, यहाँ जो ए आया है इसका मतलब भी होता है नहीं। और यहाँ स्पीच शब्द है, स्पीच का मतलब भाषण से है, यानी बोलने से है। वाक संबंध रोग यानी और जो उपसर्ग है इंग्लिश का, जो इसका भी अर्थ होता है नहीं। अ का मतलब जब भी लगा होगा, पहले जैसे अप्रेक्सिया में अ लगा था, अप्रेक्सिया का मतलब मोशन, यानी मोशन नहीं, यानी चलाघात, चलने में आघात होना, परेशानी होना। इसी तरीके से डिस शब्द है, इसका मतलब भी नहीं होता है। यहाँ अ है, इस उपसर्ग का मतलब नहीं होगा। ये इंग्लिश का प्रीफिक्स है। स्पीच, और आप देख रहे हैं यहाँ स्पीच है। स्पीच यानी बोलने से, यानी वाक का संदर्भ बोलने से है। और भाषा में केवल बोलना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना भी आता है। और ये यहाँ सीधे दे दिया है, देखिए अ उपसर्ग दिया है प्रीफिक्स इंग्लिश का, इसका मतलब है कि नॉट। और यहाँ दिया है फेजिया, और फेजिया का मतलब होता है फेज। इसमें जो शब्द है फेजिया में वो है एक फेज, एक शब्द है फेज, FASE, एक शब्द है इसमें फेज, और उसको समझ लेंगे। फेज जो शब्द होता है इसका मतलब होता है अवस्था, और फेजिया जो है फेज धन
ए से मिलकर बना है। तो जो अवस्था से ये अगर इसका मतलब हो रहा है तो अवस्था और इसके पहले जो उपसर्ग है इसका मतलब नहीं, यानी किसी भी अवस्था से नहीं, यानी न बोलने की, न पढ़ने की, न लिखने की अवस्था से नहीं। तो भाषा अवबोधन में आपको सीधे ही यह मिलेगा कि वह अपने बातों को बोल नहीं पाएगा या न ही लिख पाएगा, वह किसी भी अवस्था में नहीं होगा, उसको बोलने, लिखने और पढ़ने में समस्या होगी। भाषाघात यानी जो अफेजिया है वह एक मस्तिष्क रूपी विकार है। इसमें किसी भी बालक या व्यक्ति को आप कोई भी बात लिखा हुआ हो या बोला हुआ हो उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें इरेगुलरिटी यानी अनियमितता या अस्पष्टता या अस्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब होगा भाषाघात अफेजिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं कि ये वाला प्रश्न जो है अगर ध्यान देंगे तो बहुबुद्धि सिद्धांत की बात कर रहा है, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की आलोचना पर या आलोचना से संबंधित नहीं है। यानी जो बहुबुद्धि सिद्धांत की जो आलोचना करने वाली बात है उससे संबंधित नहीं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं देखना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में जो सिद्धांत या जो बातें सट नहीं पाती हैं, चिपक नहीं पाती हैं, फॉलो नहीं करती हैं, वह कौन वाला ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं कि संबंध नहीं है बहुबुद्धि सिद्धांत में, यह शोधाधारित नहीं है। शोधाधारित दो शब्दों से मिलकर बना है, शोध धन आधारित, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत शोध धन आधारित नहीं है। बिल्कुल यह बात सही है, लेकिन संबंध नहीं है, वह बात पूछना है हमको, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत वाले बच्चे वह किसी भी फील्ड में लगभग अपनी विशिष्टता को प्रकट कर देते हैं। वह सभी विषयों में लगभग अब सभी क्षेत्रों में अपने कार्य का संचालन कर देते हैं। दूसरा देख रहे हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत तो यहाँ पहले ही दे दिया है कि विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। यह 100% करेक्ट है कि कोई भी बालक जिस प्रकार की बुद्धि को वह रखता है उसी प्रकार की वो पद्धति को अपनाता है। यानी जैसी बालक होगा वैसी ही उसकी बुद्धि होगी, यानी जैसी बुद्धि होगी वैसी बालक वैसी उसकी पद्धत। यह 100% करेक्ट है। आपको ढूंढना क्या है, संबंध नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, इसको गौर से समझिए। तीसरे वाले ऑप्शन को कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी बोला है और प्रायः एक ही क्षेत्र में। अब देखिए प्रायः का संदर्भ हमेशा हो गया, एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, यह 100% गलत है। क्यों गलत है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो किसी भी क्षेत्र में अपना काम दिखा सकते हैं, उनका तो जलवा ही चारों तरफ रहता है, क्योंकि यह सभी गुण संपन्न लगभग होते हैं। वह प्रगतिशील शिक्षा को धारण करते हैं, उन्हीं के अंदर तो बहुबुद्धि सिद्धांत काम करती है। इसलिए यह जवाब उस बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में आलोचनात्मक नहीं है। इसलिए इसको क्या करेंगे, सही ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यह संबंध नहीं पूछा गया है, जबकि ये वाले ऑप्शन इससे संबंधित हैं, ये भी संबंधित है, दूसरा भी। तीसरा, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, अनुभव वाला आधार नहीं है। ये वाला प्रश्न भी सही होगा, लेकिन ऑप्शन में पूछा क्या गया है, गलत वाला ऑप्शन। इसलिए ऑप्शन कौन गलत है, थर्ड आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया था। यह भी याद रखिएगा, क्योंकि टेट में लगभग फैक्चुअल प्रश्नों में यह कई बार पूछा जा चुका है। अब इस प्रश्न को गौर से देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत, फिर वही आगे आपका
बहुबुद्धि सिद्धांत, इसको ज़रा गौर से देखिए कि इसमें क्या होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसको वैध नहीं माना जा सकता है, यानी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है, मल्टी इंटेलिजेंस थियरी, उसको वैलिड नहीं माना जा सकता है। क्या कारण है? क्योंकि देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैलिड कब नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जा सकता है क्योंकि कारणों को ढूंढना है। क्योंकि जब आता है तो कारण को ढूंढना होता है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में, यहाँ ध्यान दीजिएगा शब्द क्या दे रहा है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों, देख रहे हैं ना, पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि परीक्षण का अभाव होगा, परीक्षण का अभाव होगा। तो विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। जहाँ विशिष्ट परीक्षण ही नहीं होंगे वहाँ भिन्न भिन्न बुद्धि वालों का मापन कैसे हो पाएगा? इस सवाल का सीधा तौर पे जवाब यही है। फिर हम देखते हैं कि दूसरा वाला ऑप्शन क्यों नहीं है। अगर मैं बात करूं दूसरे वाले ऑप्शन को, तो ये देखिएगा कि यह सभी सात बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। भाई जब बहुबुद्धि सिद्धांत है तो सातों बुद्धियां इसमें छोड़ो, जितनी भी प्रकार की बुद्धियां इसमें आती हैं वह सभी की सभी आ जाएंगी, तो ये सबको समान महत्व नहीं देने का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। आगे देखते हैं कि यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के शुद्ध, केवल शब्द है, ये तो बकवास है, और कोई भी सिद्धांत केवल एक व्यक्ति के आधार पे नहीं आता है। फिर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि। इसमें जो सामान्य बुद्धि जिसको जी से दिखाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, अनुकूल सुसंगत नहीं है। भाई जब वो बहुबुद्धि सिद्धांत था, जब तुम्हारा ये बहुबुद्धि सिद्धांत था, तो इसमें सामान्य बुद्धि क्यों नहीं सुसंगत होगी? जब ये आपका पूर्ण रूप से बहुबुद्धि सिद्धांत है तो इसमें ये जो जी वाली बात है, सामान्य बुद्धि, ये क्यों नहीं सुसंगत होगी? इसमें तो सभी बुद्धियाँ आ जाएंगी ना। तो फिर आगे देखते हैं, ये वाला ऑप्शन गलत था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर पुनः हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वह है आपका कि वैयक्तिक विभेद, जो देख पा रहे हैं वैयक्तिक विभेद, यानी प्रत्येक व्यक्ति में जो विभेदता है, भिन्नता है, उसकी बात कर रहा है। इसके संदर्भ में बात को ढूंढना है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण, एक बात जरा गौर से समझिएगा, यहाँ वैयक्तिक विभेद कर रहा है और यहाँ वैविध्य यानी भिन्न कर दे रहा है। कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ये गलत हो जाएगी क्योंकि प्रश्न में वैयक्तिक विभेद पूछ रहा है और यहाँ वैविध्यपूर्ण बात कही जा रही है, इसलिए सीधे सीधे इस प्रश्न से इस आंसर का कोई सटीक तालमेल नहीं हो रहा है। तो ये अपने आप ही सरेंडर हो जाएगा कि मैं नहीं हूँ तुमसे। दूसरा ऑप्शन को देख रहे हैं कि हानिकारक है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की परस्पर द्वंद्व की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्तिक विभेद वाले बच्चे को ढूंढेंगे तो उसमें एक द्वंद्वता का भाव हो जाएगा, तो ये भी इस प्रश्न से ताल्लुक़ नहीं कर रहा है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सीधे तौर पे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्तिक विभेद वाली बात होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं की खोजने में अध्यापकों को बढ़ावा देते हैं लोग। तो यह तीसरा अवसर क्या है, अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी को स्तर तक पाठ्यचर्या के हस्तांतरण की गति को कम कर देते हैं। यहाँ देखेंगे गति को कम कर देना, यहाँ जो शब्द है गति को कम कर देना, ये वाली बात देखते हैं कि यहाँ गति को कम कर देगा, तो ये भी जवाब क्या हो जाएगा, सीधे गलत हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रश्न में है कि कक्षा में वैयक्तिक विभेद वाली जो बात कही जा रही है वो सबसे ही महत्वपूर्ण है, उसको जानने की। अब इसको देख लेते हैं कि वैयक्तिक विभेद की बात कही गई है और सीधे तौर पे अगर आप देखें वैयक्तिक विभेद को यहाँ से हम ला रहे हैं दूसरे थर्ड ऑप्शन में, तो ये गति कम कर रहा है, ये आंसर गलत हो गया है। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना, यहाँ देखिए कोई भी जब व्यक्ति की जो व्यक्तिगत विभेद होती है यानी उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं तो यह हम जान पाते हैं कि यह बच्चा कितनी संज्ञानात्मक संरचनाओं
को ढूंढने में सफल है और यह अध्यापकों को विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में मदद करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखेंगे कि विद्यालय आधारित, यहाँ से गौर से समझिएगा कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ करना, यानी कि कौन सा विद्यालय का आकलन कैसा है यह शुरू किया गया था, क्योंकि या ताकि, इसमें कारण ढूंढना है कि ऐसा क्यों किया गया कि विद्यालयों के उस आकलन प्रारंभ किया गया कि एक ही शहर में यदि कई विद्यालय हैं तो उसका जो आकलन का प्रारंभ किया गया वह किस कारणों से किया गया। तो पहले हम देखते हैं कि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों यानी बोर्ड्स की शक्ति का विकेंद्रीकरण। देखिए विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया केंद्रीकरण से नीचे यानी झुकाव। बी शब्द जो होता है वो नकारात्मक होता है, तो विकेंद्रीकरण के लिए कोई भी विद्यालय आधारित आकलन नहीं शुरू किया जाएगा। तो नकारात्मक शब्द होने के कारण ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। केंद्रीकरण रहता तो समझ में बात आती कि चलो पॉजिटिव में बात कही जा रही है, सकारात्मक है, लेकिन विद्यालय आधारित आकलन नकारात्मक कैसे हो सकता है। बोर्ड कभी नकारात्मक जो एक तरीके से आश्वासन या कोई भी सिद्धांत ला ही नहीं सकती है। अगर देखें सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, यह एक तरीके से प्रश्न हो सकता है कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सकते। इस ऑप्शन को अभी रोके रह रहे हैं ताकि इससे अगर प्रबल या मजबूत कोई आंसर यदि मिल जाता है तो फिर वह आंसर देखा जा सके। जैसे अगर ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं कि विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों को नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। देखिए केवल अभिभावकों को अभिप्रेरित करेंगे, अध्यापकों को अभिप्रेरित करेंगे तो जवाब नहीं आ पाएगा। हम यह देखेंगे जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसको ज़रा गौर से देखिए कि विद्यालय क्या करेगा कि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालय, देख रहे हैं ना, अन्य विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सकेगा। केवल शिक्षकों को करेंगे, सभी विद्यालय में शिक्षक हैं ठीक है, लेकिन अगर कोई विद्यालय जो उसके क्षेत्र में रेंज में जितने भी क्षेत्र हैं उस विद्यालय के संदर्भ में या वो विद्यालय जिन क्षेत्र में आता है वहाँ अन्य जो विद्यालय हैं उनके जो उनसे जो तुलनात्मक प्रतियोगिता हो रही है, तुलना में प्रतियोगिता के माध्यम से अगर वो ये सीख पाते हैं कि उनकी विशिष्टता का प्रदर्शन कैसे रहा और उससे अभिप्रेरित मोटिवेट होके वो अपना विकास कर सकें, इसलिए क्या किया गया कि शुरुआत में विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वह आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये जो पीछे वाला प्रश्न रहा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहा है कि मान लीजिए कि इसमें विद्यालय बहुत गौर से सोचता है कि हमारे में कहाँ कमी है और हमारे विद्यार्थियों को कहाँ मजबूत करने की कोशिश है। ये बहुत एक अच्छी पहल भी होती है कि हम अपने विद्यार्थियों को कहाँ मजबूत करें, उनका वीक जोन स्ट्रांग जोन कहाँ है और उस पर हम काम कर सकें, ये बहुत ज़रूरी होता है और ऐसा सभी शिक्षकों को, सभी विद्यालयों को करना चाहिए ताकि सही शिक्षा का उत्थान हो पाए, सामाजिक की संरचना सही हो पाए, देख पाए। इसमें देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, इसको पकड़ना होगा आपको कि गलत विकल्प कौन सा है। ये संबंध नहीं है, एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं। देखिए प्रश्नोत्तर सत्रों का संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी यानी क्यूज प्रचलित करना और स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं कि ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये प्रश्नोत्तर, दूसरा है कि विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया और तीसरा है प्रश्नोत्तरी, ये लगभग तीनों ऑप्शन जो हैं किसी शिक्षक या किसी के द्वारा ये प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो चौथा वाला ऑप्शन आपको जो मिल रहा है
जिसको आप देख पाएंगे कि यह स्व आकलन यानी स्वयं का आकलन करके किसी कौशल को प्रतिमानित करना, यह बच्चों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के आकलन से संबंधित है। तो यह इन सभी ऑप्शन से ताल्लुकात नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये वाला जवाब तीनों गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। इस प्रश्न की रूपरेखा क्या कह रही है, गौर से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक से मिला हुआ है। ऐसे प्रश्नों में अगर आप देखें, क्या अपने विद्यार्थियों की उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर, यहाँ से पिकअप करिए इसको, तो ये आप यहाँ से पाएंगे कि यह जो प्रश्न है कि विशिष्ट, अगर आप देख पा रहे हैं कि विशिष्ट क्षेत्र से ठीक से मिला हुआ है, तो यहाँ विशिष्ट क्षेत्र को ध्यान में रखना होगा आपको कि कौन सा ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। उसका जो संबंधित वाला ये जो प्रश्न है, यहाँ ये जो रेशियो का सिंबल देख रहे हैं आप चारों में, ये वाला, ये कैसे लिंक कर, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी ये प्रोपोर्शन यानी इनका संबंध इस वाले पॉइंट से हो रहा है, इनका संबंध जो है इस वाले पॉइंट से हो रहा है, ये मेल खाता है कि नहीं खाता है। तो देखेंगे कि क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि, यहाँ देखिएगा मूल्यांकन करना है, गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कभी भी किसी विषय के आधार पर किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन करना या उसका वर्गीकरण करना, खासकर जैसे गणित है विषय के आधार पे हो, तो वह गलत होगा ऑप्शन, यह नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। दूसरी बात देखें कि पिछली रात दूरदर्शन पे दिखाए गए, यानी इसका अब इससे लिंक हो पा रहा है कि नहीं। सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण यानी टर्निंग पॉइंट, जिससे मैच में कुछ ऐसा रोमांच आ गया हो, कौन सा था। ये भी पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाया गया। अब उससे सृजनशील कोई बात नहीं बन पा रही है, टर्निंग पॉइंट कोई नहीं दिख पा रहा है, इसलिए इस सवाल से मेल नहीं खाता है। तो ये भी वाली बात ख़त्म। दूरदर्शन पे दिखाए जाने की बात कर रही है, लेकिन दूरदर्शन पे क्या दिखाया गया और यहाँ क्रिकेट की बात कर रहा है। तो दूरदर्शन पे क्या दिखाया गया उसका तो बात नहीं है। दूरदर्शन पे हो सकता है कि सास बहू का झगड़ा भी आया हो, शक्तिमान भी आया हो, फिर से कोई मूवी आई हो, लेकिन तो ये क्रिकेट की बात कैसे कर दे रहा है। फिर इस आधार पे ये भी ऑप्शन गलत है। अगर तीसरे ऑप्शन की बात मैं बोलूँ तो जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन, अब देख रहे हैं जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन, अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। अब जड़ी बूटियों के माध्यम से या प्रयोग करके चिकन, अब इसके अनुप्रयोग से पकाने हेतु कोई नई विधि लिखिए। जड़ी बूटी से अगर कोई पक जाता चिकन तो आराम से आदमी रास्ते में चलते चलते भूज लेता मुर्गे को और आराम से खा कर मस्त हो जाता, टन हो जाता। फिर आगे देखते हैं, चौथे ऑप्शन की यदि बात मैं करूं तो इसको ज़रा गौर से आप समझिए क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि दिए हुए मापक, यहाँ देखिए मापक दे दिया है और मापक का संबंध इससे लेके जा रहा है और लेके जा पा रहा है कि नहीं, इसको समझना होगा कि विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम, देख रहे हैं ना, यहाँ भी कौन सा मापक आ गया है, यहाँ भी मापक आ गया है, कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम पाने की सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है, परिणामों को आने की में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है। यहाँ भी मापक और मापक का संबंध विश्लेषण से और आपको उत्तम प्रभावित देने से कर रहा है, इसलिए ये वाला जवाब सही मेल खा रहा है, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए पुनः हम नए प्रश्न